जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 13 मई है और 13 मई की अगर बात की जाए तो आज हमारे भारतीय संसद की स्थापना वर्ष है। जी हाँ, आज हमारे संसद भवन का जन्मदिन है। ये कहानी बड़ी रोमांच भरी है और बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ी है, क्योंकि संसद भवन एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी परीक्षा में प्रश्न के अंबार लगाता है। संसद भवन की अगर हम बात करें, संसद की ही बात करें, तो इसके 3 अभिन्न अंग हैं, आप जानते हैं, और ये परीक्षा के मूल आधार हैं। संविधान में अगर एसआई परीक्षा की बात की जाए तो एसआई परीक्षा से संविधान में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। संविधान का एक अलग सेक्शन ही उनका बना रखा गया है एसआई वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए, क्योंकि उनका यही काम है। तो आज हम बात करने वाले हैं संसद पर, संसद के जन्म की कहानी और संसद के अस्तित्व की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद यानी कि अगर हम बात करें तो संसद, आज कोई चैप्टर ना पढ़ते हुए भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। संसद की बात की जाती है तो संसद का जो जन्म है, वास्तविकता अगर कही जाए तो 13 मई 1952 आज ही के दिन संसद भवन की पहली बैठक हुई थी। संसद भवन में अगर कहा जाए तो 2 सदन हैं, एक आपकी है लोकसभा और एक आपकी है राज्यसभा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अब समझना, कहानी का इतिहास कुछ ऐसा है कि अगर हम बात करें तो लोकसभा का जो गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। ध्यान रखना, गठन। जबकि राज्यसभा का गठन की बात करें तो 3 अप्रैल है, अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। ध्यान से देखना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपको मिलने वाली है। अब इसकी पहली बैठक अगर कही जाए तो वो निकल के आती है 13 मई। गठन और बैठक अलग अलग बातें हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न अगर किया जाएगा कि बताएं भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, पहली बैठक नहीं, भारतीय संविधान सभा का गठन। ठीक है, प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा का 7 अप्रैल 1952 को गठन किया गया तो 13 मई ये अस्तित्व में आई, लेकिन इन दोनों का नाम अलग अलग था। कहते हैं 23 अगस्त 1954 को नाम दिया गया लोकसभा। उससे पहले नाम था हाउस ऑफ पीपल, जो आप जानते हैं अंग्रेजों की देन थी, तो वो नाम आपको पता है। अंग्रेज यानी कि भारतीय संसदीय जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई, इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड में यह व्यवस्था को कहा जाता था, इसका नाम क्या था, हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का घर है ये, लोगों का सदन है ये। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इनका निकल के आता है 17 मई 1957। इनका नाम रखा गया राज्यसभा। पहले इनका नाम था द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का नेतृत्व करने वाली सभा। समझ रहे हैं आप, ये नाम बड़े एक अच्छे पॉइंट्स हैं, इन्हें कह सकते हैं बुलेट्स पॉइंट्स कह लें आप, कि भाई लोकसभा का नाम लोकसभा कब रखा गया, तो 23 अगस्त 1954 को नाम रखा गया। 17 मई 1957 को अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा नाम रखा गया।
ये तो कहानी इतनी है 13 मई 1952 की, यानी कि आज की कहानी है। लेकिन अगर हम बात करें इनसे टॉपिक से जुड़े कुछ प्रश्न, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसद जो भवन है हमारा, जो भारतीय संसद भवन वर्तमान समय में है दिल्ली में, अगर हम जो बात कर रहे हैं, जिसमें लोकसभा, जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के पुस्तकालय में आयोजित हुई, यह हम किताब पढ़ते थे, पढ़ते चले आते हैं प्रश्नों को। अब शायद 2022 में या 2024 तक यह परिवर्तन आ सकता है कि अब बदल जाएगा, क्योंकि भारत की जो संसद भवन है वो नई बनने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के शिलान्यास का परचम लहरा दिया, आपने देखा, जिस पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाते हुए इसको कुछ समय के लिए रोका है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है जब तक फैसला नहीं सुनाएगी तब तक कोई निर्माणाधीन कार्य नहीं होगा। आपको अभी वीडियो के एंड में, यानी कि लास्ट में, आपको नए संसद भवन की तस्वीर दिख जाएगी कि नया संसद भवन कैसा होगा हमारा। संसद भवन की बात करते ही हमारे सामने एक गोल वृत्ताकार भवन का निर्माण जो हमारी छवि में बना हुआ है, जिसके आगे 40 खंभे बने हुए हैं, वो ऐसा निर्माण कार्य चला आता है हमारे दिमाग में। लेकिन अब ये शायद बदल जाएगा। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो नया संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और नए संसद भवन के साथ साथ ही कई नए प्रश्न हमारे बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस संसद भवन की और नए संसद भवन की, ठीक है। चलिए, ये इतना ध्यान से रखिएगा, अभी बहुत सी बातें हैं, एक चैप्टर है ये पूरा। अगर चैप्टर की बात करें तो मात्र आधे घंटे 45 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर पाना ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो सिर्फ वही है ना कि मूर्खतापूर्ण बातें हैं। संसद, अब इसमें देखिए 2 हम कर रहे हैं संसद भवन में, ठीक है। संसद भवन में 2 हम कर दे रहे हैं, एक हम कर दे रहे हैं वर्तमान और एक जो नई, यानी कि भविष्य में बनेगी, ठीक है, नई संसद भवन जो बनेगी। संसद यानी 2 वर्तमान संसद और नई संसद, यानी कि संसद भवन कर लेता, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, वर्तमान संसद भवन की अगर हम बात करते हैं तो 566 मीटर वृत्ताकार इसका जो व्यास है, इतने में ये व्यास में फैला हुआ है, गोल गुंबदाकार व्यास से फैला हुआ है। इसके निर्माणकर्ता जो हैं वो एडविन लुटियन हैं। एडविन लुटियंस हैं और हर्बर्ट बेकर हैं। ठीक है, हर्बर्ट बेकर हैं। यहां पे बात करें जो नई संसद भवन है, नई संसद भवन की बात करें तो ये त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार ये भवन बनेगा। अगर हम बात करते हैं कुल, अगर इनके दोनों में अगर कॉमन की बात करें, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हमारे पास ये है ऑलरेडी, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा राज्यसभा में सीटों का चयन होता है। आपको पता है 1971 की जनगणना को मानते हुए 2026 तक सीटें यथावत रहेंगी, जैसे कि हैं वैसे ही, यानी 2026 में उसके बाद सीटें बढ़ेंगी ना, कंफर्म हो आप? तो जब बढ़ेंगी तो हमारे पास यहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है हमारे पास, हमें अब नए घर की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास ऑफिस भी नहीं है और आधुनिक सुविधाओं से ये लैस नहीं है। जैसे कि दुनिया के बड़े विकसित देशों के पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर विकसित सुविधाएं हैं, हमारे पास विकसित सुविधाएं नहीं हैं। तो उन्हीं सुविधाओं को लैस करने के लिए हमने ये कदम उठाया है।
अब नए त्रिभुजाकार जो भवन होगा उसमें जो भूतल वाला भाग है, ठीक है, भूतल में जो है, भूतल में लोकसभा होगी, भूतल में लोकसभा होगी, भूतल में लोकसभा होगी, ठीक है भैया। अब जब लोकसभा होगी तो लोकसभा में 888 सीटें बैठने की व्यवस्था की गई है। कितनी? 888। ये सब प्रस्तावित बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी सीटें, यानी कि ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटें बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में, यानी कि अगर भूतल में लोकसभा चलेगी तो ऊपर जो तल होगा, ऊपरी तल में राज्यसभा होगी, ठीक है। राज्यसभा की अगर हम बात करें 384, यहां पे बात करते हैं तो 384 सीट जो हैं ये राज्यसभा में, राज्यसभा में बैठेंगे 384 लोग। ध्यान समझना इस चीज को। अब बात अगर करते हैं दोनों की संयुक्त बैठक का, अगर आवाहन करना पड़ा तो कितना होगा, तो दोनों को अगर हम मिला लें, यानी कि अगर हम यहां कह लें संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक की बात करें तो संयुक्त बैठक में 1272 सीटों की व्यवस्था की गई है। यानी कि ये आंकड़े अभी दर्शा रहे हैं, जो प्रस्तावित आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि आने वाले भविष्य में इतनी चीजों की व्यवस्था होने वाली है। समझ में आया इतनी बात की नहीं समझ में आया? अब बात करते हैं, अगर हम देखें जो नया हमको, ये जो नया हमारा संसद भवन मिल रहा है, इसे टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है ठेका। टाटा प्रोजेक्ट इसे क्या करेगा, 971 करोड़ में इसे बनाएगा, 971 करोड़ में ये बनेगा। ये लागत आएगी, लागत होगी। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 83 लाख रुपए खर्च हुए थे उस जमाने में। उस जमाने में जो वर्तमान संसद भवन हमारी है, इसको हमने बनाया है, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी अगर तुलना की जाए तो ये जो पुराना संसद भवन था, ये अगर हम देखें तो 1921 में बनना शुरू हुआ था और 27 में ये संपन्न हुआ था। समझ रहे हो आप? अभी जो इधर की जो बात की जा रही है, अगर हाईकोर्ट का बीच में जो है हस्तक्षेप ना हुआ होता, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर ना पहुंचा हुआ होता, तो ये जो निर्माणाधीन कार्य है ये 2022 तक के लिए कर दिया गया था। लेकिन अब ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। होगा तो जरूर, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, 2026 में सीटें बढ़ने की संभावना है पूरी है। 71 की जनगणना समाप्त हो जाएगी और जो जैसे यूपी इतना बड़ा एक राज्य है, यूपी की सीटें राज्यसभा में सिर्फ 31 हैं और लोकसभा में सिर्फ 80 हैं। तो क्या लगता है आपको कि बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। या तो यूपी का विभाजन कर दो आप, यूपी को काट करके नए राज्य बना दो। नए राज्य बनाओगे तो डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो फिर हमारे पास सांसद भी बढ़ेंगे। तो सांसद जब बढ़ेंगे तो हमें तो सीट बढ़ानी पड़ेगी ना। ये तो हमारी, इसे कहते हैं कंपल्सन है, हमारी मजबूरी है भाई, हम तो बढ़ानी पड़ेगी हमको। हम कर भी क्या सकते हैं? तो ये तो समस्या हमारे पास आने वाली है, जिसके लिए हमने आपको बताया कि ये चीजें हैं। अब बात यहाँ आते हैं, जो प्रश्न अच्छे से निकल के आते हैं कि जो नई संसद होगी, जो हमारी नई संसद भवन होगी, वो कहाँ होगी, क्यों होगी? तो नॉर्थ ब्लॉक में इसको शिफ्ट किया जा रहा है, यानी नॉर्थ ब्लॉक में ये जाएगी। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये वहां होगी। साथ साथ में कई बदलाव आने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन, अब वो राष्ट्रपति भवन नहीं रहेगा, उसे तोड़ दिया जाएगा, नया राष्ट्रपति भवन भी बनेगा। जी हाँ, नया राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो कि दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर व्हाइट हाउस की बात करें तो व्हाइट हाउस के बाद हमारे राष्ट्रपति भवन का जो भवन है वो आता है एक सबसे बड़े जो भवन के उसमें रूप में आता है कि जहाँ का राजा इतने बड़े भवन में रहता हो। 340 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में, वर्तमान राष्ट्रपति भवन में, जो आप जानते हो। लेकिन ऐसा सब कुछ बदलने वाला है। राष्ट्रपति भवन अगर टूटता है तो क्या ये उचित होगा या अनुचित होगा? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में करिएगा।
मेरे हिसाब से अगर मेरी राय माने तो राष्ट्रपति भवन को तोड़ देना ही उचित होगा। जी हाँ, आप सोचोगे क्यों इतना अच्छा भवन क्यों सर तोड़ा जाए, बहुत मजबूत है अभी, ऐसा नहीं है। लगभग अगर हम बात करें तो 100 साल होने को आ गए हैं, 93 साल अगर देखें तो संसद भवन के हो रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की अगर हम बात करें तो 90 साल राष्ट्रपति भवन के हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस साल अगर देखा जाए तो 1921 और 2021 संसद भवन की नींव रखने की वर्षगांठ है। देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे चीजों को समझो। राष्ट्रपति भवन के तोड़े जाने पर हम क्यों इतने खुश हैं, एक्साइटेड हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। आपको पता होगा जब राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य किया गया था तो 1931 में से प्रारंभ किया गया। इसका नाम पहले वायसराय हाउस था और पहला वायसराय जो इसमें रहने गया वो इरविन था। इरविन पहला वायसराय। संसद भवन का उद्घाटन भी इरविन ने किया था। अब राष्ट्रपति भवन में इरविन जब रहने गया तो मुख्य जो भवन है उसमें ही रहेगा, वो जाहिर सी बात है रहेगा। उसके बाद जब हमारे गवर्नर के पद शुरू हुए, भारत आजाद हुआ, तो भारत के आजादी के बाद माउंट बैटन भारत के पहले गवर्नर जनरल वायसराय बनाए गए आजादी के बाद। उनको वो स्थान दिया गया, वो रहने गए। लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति में नया पद जब चक्रवर्ती राज गोपालाचारी यानी कि उपनाम से जाने जाने वाले राजा जी के नाम से, राजा जी के उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को जब भारत का वायसराय बनाया गया 1948 में, तो जब वो प्रवेश करते हैं तो उस समय माउंट बैटन इंडिया में थे। अब माउंट बैटन को कैसे कमरा खाली करा दिया जाए, निकलो इसमें मुझे रहना है, क्योंकि वो उस समय भाई योग्य व्यक्ति हैं, हम लोगों के लिए भाई बसीहा का काम कर रहे हैं। तो जो गोपालाचारी जी थे उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और जो अतिथि भवन बगल में है उसमें शिफ्ट हो गए। तब से हमारे यहाँ देश की परंपरा पड़ गई कि हम लोग उस मुख्य भवन में नहीं रहते हैं। वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हमारे माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं वो भी अतिथि भवन में ही रहते हैं। सोने चांदी की कुर्सी बनी है जिसपे जो है रहा करती थी कौन, यानी कि अगर हम बात करें तो वायसराय जो बैठते थे वो, उनकी पत्नी, या जो इंग्लैंड से राजा आते थे उनकी बेगम आती थी, उनकी पत्नी आती थी, महारानी आती थी, वो विराजमान हुआ करते थे। वो चांदी की कुर्सी एज अ म्यूजियम काम करती है। अगर राष्ट्रपति भवन में देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन में जो हमारे प्रिय राष्ट्रपति रहे हैं कलाम साहब ने, तो कलाम साहब ने एक म्यूजियम का निर्माण करवाया। अब म्यूजियम के निर्माण कार्य में ही देखा जाए तो वो उसको शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा फर्नीचर के रूप में जो बड़ी सिंहासन की व्यवस्था की गई, इस पे हमारा राष्ट्रपति बैठता है, वो व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था को खत्म करना है तो इस भवन को खत्म करना होगा, क्योंकि ये गुलामी की निशानियां हैं, गुलामी की जो दास्तां है, और उसे खरोच खरोच कर याद दिलाती रहती हैं कि हाँ हमारे देश में ऐसी व्यवस्था भी है। कुछ ऐसी चीजें बहुत सी हैं साथियों जिसको हम बदल नहीं सकते। हम एक जिले का नाम, एक राज्य का नाम, एक शहर का नाम, एक कस्बे का नाम बदल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा रखे गए किसी शहर का नाम, जिले का नाम, स्थान का नाम, मार्ग का नाम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी आप समझते होंगे शायद, अगर नहीं समझते हैं तो लखनऊ आइए कभी, और लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एक बार सिर्फ प्रवेश करिए और 50 रुपए का मेडिकल फॉर्म बनवाइए। उस मेडिकल फॉर्म में टर्म कंडीशन और मुहर के साथ पूरी ब्रिटिश छाप दिखाई देगी आपको। गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के आधिकारिक जो दस्तावेज हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। उनके अगर हम बात करें, बाहर से नामकरण भले कर दिया है छत्रपति साहू जी महाराज, लेकिन जो इंटरनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कभी भी चेंजेस नहीं हुए आज तक। लाटूस रोड, लामोर्टिन कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज, आईटी कॉलेज, ठीक है, कैंपबेल रोड, डलहौजी शहर, आप शिमला में चले डलहौजी शहर है, ठीक है, आप बहुत से चले, आपको नाम नहीं बदले मिलेंगे। हम उनकी नाम को जपते हैं, उनके नाम की माला, क्योंकि हमको मिलती है रॉयल्टी, ठीक है। क्योंकि आपको जब ये कहानी शुरू होती है, जैसा संसद की कहानी शुरू हुई है अगर, तो संसद की कहानी के जो पीछे का जो सूत्र और इतिहास अगर देखा जाए तो ये दिल्ली के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दिल्ली शुरू से ही भारत का केंद्र रही। दिल्ली के प्रथम शासक अगर हम बात करें जो है अनंगपाल तोमर,
अनंगपाल तोमर से अगर लेके चला जाए और वर्तमान समय में वास्तविक शासक माननीय नरेंद्र मोदी तक की सफर को अगर देखा जाए तो दिल्ली केंद्र रहा, राजपूत यानी पृथ्वी चौहान तक रहा, फिर सुल्तान काल रहा, बीच में आगरा जरूर शिफ्ट हुआ लेकिन दिल्ली सुर्खियों में बनी रही। मुगल काल में शाहजहां ने दिल्ली को फिर से राजधानी बनाया और बहादुर शाह जफर के रंगून जाने तक दिल्ली केंद्र बनी रही। लेकिन उसके बाद की बात अगर हम करें तो उसके बाद की बात दिल्ली को राजधानी के रूप में छोड़ते हुए मुर्शिदाबाद जो पश्चिम बंगाल में स्थित है उसको राजधानी बनाई गई। फिर कलकत्ता शिफ्ट की गई। कलकत्ता के बाद जो इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज पंचम जब 1911 में आते हैं भारत, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, तब पुनः वो दिल्ली को राजधानी घोषित करते हैं और 1912 में दिल्ली फिर सुहागन बन जाती है और फिर खिलखिलाना उसका शुरू हो जाता है। अब यहां से अगर हम बात की जाए, देखा जाए तो जो आज की डेट है, आज की डेट में लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है तो उसमें ये एक विशेष महत्व बना लेता है। अब अगर हम देखें, ध्यान से देखें, अगर समझे इस चीज को, समझिएगा, अभी बहुत सी बातें हैं कि लोकसभा और राज्यसभा 13 मई। अब एक प्रश्न अच्छा सा अगर हम करना चाहें आपसे, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा कि प्रथम लोकसभा में कुल कितने व्यक्ति यानी कि कुल कितने सांसद चुने गए थे। जी हाँ, चुने गए थे यानी कि इलेक्टेड किए गए थे, इलेक्शन लड़ करके आए थे, नॉमिनेट की हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जरूर प्रश्न उत्तर दीजिएगा। लोकसभा में अगर आप जाएंगे तो बहुत से प्रश्न निकलेंगे। भारत की ऐसी कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष रहा। भारत में अब तक लोकसभा को कितनी बार भंग किया गया है। बात की जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या एक संवैधानिक पद है या असंवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। लोकसभा की अगर बात की जाए, लोकसभा में बहुत से प्रश्न बनते हैं साथियों जो आपके पेपर में जिसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अब बात अगर की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा से कुछ प्रश्न निकलकर ये आते हैं, राज्यसभा का कार्य क्या है। जैसे कि नया जो संसद भवन बनेगा वो बड़ा अच्छा है अगर देखा जाए। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो पुराना संसद भवन है इसमें कहें तो 12 मुख्य द्वार हैं जिनमें 5 यूज में ही लिए आते हैं, बाकी यूज में नहीं लिए आते हैं। यहाँ पे अभी कहा जाए सिस्टम यहाँ का, जैसे आपको पता होगा कि 13, अभी मैंने डेट लिखी थी 13 मई, देखना ध्यान से साथियों, ये 13 मई की जो डेट है ये 1952 में संसद भवन यानी कि अगर बात करें आज के दिन अस्तित्व में आया था। और 13 दिसंबर को ही, पता है आपको, 2001 भारत की संसद पर हमला हुआ था, संसद भवन पर ही हमला हुआ था। डेट सेम है, 13-13 ज्योतिष शास्त्री जो भारत के जो ज्योतिष शास्त्र हैं यानी कि शक संवत की बात करें तो उसके आधार पर अगर गणना की जाती है तो 13 की तिथि और 26 की तिथि भारत के लिए सही नहीं मानी जाती है। 13 को स्थापना हुई है, 13 को बैठक हो रही है और 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला हो रहा है। आपको यह भी पता है इस हमला के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनको 5वें नंबर के गेट से निकलना था, लेकिन वो उस दिन 5वें नंबर के गेट से नहीं निकलते हैं जिस पर हमला हुआ, जिस गेट पर। भाग्यशाली थे जो बच गए थे। बात आपको समझ में आ रही है कि हमें करना क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाना है, क्रिएट करें। ये किसी परीक्षा का प्रश्न नहीं बनेगा कि कितने द्वार हैं कितने वो नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर का नाम, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो नया संसद भवन है इसका जो लेखांकित यानी चित्र जो किया गया है, आर्किटेक्चर कौन है, किसने किया है, कहाँ निर्मित किया गया है, तो गुजरात के हैं। ये गुजरात के एक एसपी हैं, आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने इसको निर्मित किया है। अभी ये प्रश्न इसलिए नहीं ऊपर आ रहे हैं, जब तक यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाएगा तब तक ये सब प्रश्न अभी नहीं आएंगे आपके सामने। जैसे अभी प्रश्न क्या बन सकता है कि आप बताओ, उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जो हो रहा है उसमें राम की प्रतिमा जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी, वो यूनिटी ऑफ जो है आपकी हमारे एकता का जो प्रतीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को पिछाड़ते हुए वो सबसे आगे प्रतिमा बनेगी। उसके वास्तुकार का नाम बताएं तो राम सुतार जी ने ही जो है
पटेल जी की प्रतिमा बनाई है जो विश्व से ऊंची प्रतिमा वर्तमान समय में है और उसको पिछाड़ देगी। तो ये प्रश्न बन रहे हैं वर्तमान समय के, लेकिन जैसे ही इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो थोड़ा शांत होता है, निर्माण कार्य शुरू हुआ नहीं, ये प्रश्न आने हमारे लाइफ से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ओके, अब आज की एक और बात कर लेते हैं। आज एक और खास बात है। खास बात ये है, आज 13 मई 1952 की बात करें तो आज ही के दिन भारत पूर्ण रूप से परमाणु संपन्न राष्ट्र बना था। ध्यान समझिएगा, 11 मई 1998 को भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। पहला परमाणु परीक्षण जो भारत में हुआ वो इंदिरा गांधी के समय 18 मई 1974 को किया गया था। ध्यान से देखना, 1974 को किया गया। ये पहला, ये दूसरा और तीसरा रहा 13 मई 1998। इसके जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। बाद में हमने फिर रखा गया इसका नाम शक्ति 96। स्माइलिंग बुद्धा, शक्ति 96, इन दोनों को मिलाकर के भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। 5 परमाणु परीक्षण किए और 20 मई को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र हो चुका है। अमेरिका, रूस, जापान, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड के बाद भारत ने यह घोषणा की। भारत की आर्थिक धमकी दी गई, भारत की आर्थिक सुविधाओं को रोकने का प्रावधान किया गया, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कार्य किया और ठीक भारत के परमाणु कार्यक्रम के ठीक 15 दिनों बाद, 15 प्लस कर लेंगे आप तो निकल करके आ जाएगा 28 मई 1998 को परमाणु परीक्षण कर दिया गया। ठीक है, जिनका यानी कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कादिर खां माने जाते हैं, जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कलाम साहब कहे जाते हैं। आपको पता है कलाम साहब ने इसकी नींव बुनियाद रखी, लेकिन परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत अगर की जाए तो होमी जहांगीर भाभा ने इसकी बेस बुनियाद रखना शुरू कर दी थी। लेकिन वास्तविकता में अगर हम बात करें तो परमाणु कार्यक्रम में भारत के जनक कलाम साहब हैं। अब 20 मई को जब ये घोषणा की गई तो वहीं पर नारा दिया गया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और ये नारा के साथ पूरे भारत में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई गई और यही क्रांति आगे चल करके 2008 की मिसाइल कार्यक्रम को जन्म देती है। आपका एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मिसाइल कार्यक्रम की बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। शिखा अवस्थी जी कहती हैं कि सर जो है ज्योग्राफी की क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास होनी चाहिए। जी हाँ, इसकी क्लास आपको नहीं मिल पा रही है। एक और हमारे जो बच्चों की डिमांड है, इसे मैं कंप्लेन नहीं कहूँगा आप लोगों का, आप लोगों का प्यार स्नेह कहूँगा, क्योंकि आप वो हक से हमें से मांग रहे हो। आप हमें कुछ मानते हो तभी हक से कहते हो। हम उसी से कहते हैं जो हमें दे सकता है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और ना कहो उसी से, कहो उसी से जो ना कहे किसी से। मैं थोड़ा भूल गया है ना, चलिए कोई बात नहीं। एक बात समझ लीजिएगा, आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं उसको बेहिचक करिए। आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपको क्या चाहिए। हाँ, टाइम का इशू है। शिखावस्ती कहती हैं कि सर टाइम एक फिक्स कर दीजिए वीडियो अपलोड करने का। साथियों, आप सभी जान रहे हो लॉकडाउन चल रहा है और आर्थिक स्थिति इस समय इतनी सुदृढ़ नहीं हो पाती है, क्योंकि जो कोचिंग का रेंट ही इतना ज़्यादा हो जाता है जो मकान मालिकों को। क्योंकि अब पता है आपको, पिछले साल 7-8 महीने कोचिंगें बंद रही, उसके बाद उनका रेंट जो बाकी था वो दिया गया। लेकिन इधर देने के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला फिर नाटक शुरू हो गया सरकार का और फिर वही समस्याएं आ गई हैं। तो अभी क्या है कि हम जो डेटा मिल पाता है, जो डेटा हमारे पास होता है, डाटा जो नेट इंटरनेट की व्यवस्था के आधार पर हम आपको वीडियो अपलोड करते रहते हैं। लेकिन आपका सुझाव शिखा जी बहुत सही है, मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा
कि एक दिन में मे बी 3 क्लासेस, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा सकूँ। जैसे कि सुबह मान लीजिए एक जीएस की हो जाती है, दोपहर में मैथ्स हो जाती है, और शाम को फिर हम एक जीएस या रीजनिंग कोई एक विषय को पकड़ लेंगे, ले लेंगे, हिंदी क्लास कर देंगे। वैसे अमूमन अगर देखा जाए तो 4 क्लासेस आनी चाहिए एक दिन में, अगर आपकी तैयारी को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि अभी क्या है, टेट, सी टेट, बीएड एंट्रेंस परीक्षा, वो सब देखिए परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है, कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। आपको शायद ये भी पता होगा कि अगर देखा जाए जो पीसीएस परीक्षा 2021 थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया, सेंटर उसके लिए भी खाली नहीं है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, बस थोड़ा सा मैं भी व्यवस्थाओं को सही करने में लगा हुआ हूँ, और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिए। हरीश जी का एक कमेंट्स आया है कि सर प्लीज़ जो भारतीय संस्कृति और नृत्य कला शैलियाँ हैं इन पर एक वीडियो बननी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बनिएगा। यहाँ पे हेमा मिश्रा का भी कमेंट्स आता रहता है कि सर प्लीज़ वीडियो जो है एक सही टाइम पर अपलोड करिए, और काफ़ी आप लोग सराहते हैं, उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब कमेंट्स करते रहते हैं। और हाँ, प्लीज़ जो भी कमेंट्स करते हैं तो जो प्रश्न हम लोग पूछते हैं उसके उत्तर ज़रूर दें, आप बिल्कुल उत्तर दें। जैसे कुछ मैंने प्रश्न किए हैं तो उत्तर आए हैं, शिखा अवस्थी जी ने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और मैं चाहता हूं कि एक ऐसी क्लास सप्ताह में होनी भी चाहिए जिसमें आपसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ा जाए आपके नाम के साथ, ताकि आपका भी मनोबल थोड़ा बढ़े कि हाँ सर हमारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची, कितनी पहुँची, और अच्छी दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है। और कोई विषय अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिए कि सर इस विषय पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बात थोड़ी सी और कर लेते हैं, और वीडियो को लंबा ना करते हुए विराम देंगे अपने शब्दों को। जो यहाँ पे एक नारा मैं बात कर रहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें एक लाइन जोड़ा, जय विज्ञान। वर्तमान समय में इसमें एक और लाइन जुड़ चुकी है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। आपको याद होगा चंद्रयान 2 के समय जब उसको रवाना किया गया था तो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री वर्तमान समय में जो हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया था। तो उसी नारे में 2 लाइनें जुड़ गई हैं, जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने कहा, जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा है, जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। जैसे कि इसी बात को अगर हम बात करें तो भगत सिंह ने जब जेल में गाना गाया था, मैं रंग दे बसंती चोला, तो ये गाना जो है लिखा था अशफाक उल्लाह खां के द्वारा, लेकिन इसमें 2 लाइनें जोड़ी उन्होंने, जिस चोले को पहन शिवाजी लड़ गए अपनी शान पर, जिस चोले को पहन के झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, ये लाइनें उन्होंने जोड़ी थी। तो ये जो नई लाइनें जुड़ती हैं, नए प्रश्न बनते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, किसने लिखा था, कमेंट्स बॉक्स उत्तर करिएगा, क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद उस दिन आपके प्यारे जो हैं दुलारे सौरभ सर ने इस नारे के साथ अलविदा लिया था आप सभी से। तो मैं वहाँ भाई तालियां बजाई गई थी, टीम में मैं भी शामिल था, लेकिन दिल तो हुआ कि आप सभी से प्रश्न करके छोड़ूं, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, इसलिए उसमें हम नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके सर देखिए स्केचिंग के सर आए हैं, भगत सिंह का उन्होंने स्केच बनाया, आप लोगों ने काफ़ी सराहा और काफ़ी अच्छा हुआ। हाँ, मदर्स डे की वीडियो काफ़ी सराही गई, काफ़ी कमेंट्स किए गए। जी हाँ, ये परिवार है, आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आपका परिवार मेरा परिवार है, मेरा परिवार आपका परिवार है। तो आपने जो इतना स्नेह प्यार सम्मान दिया माता के प्रति, अभी जब फादर्स डे आएगा तो फादर्स डे पे भी ऐसी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन फादर्स डे से पहले मैं आपसे कुछ पिता के लिए बातें करना चाहूँगा। एक वीडियो में ज़रूर लाऊंगा जिस पे हम पिता पर बात करेंगे। भारत में पिता को इतना विलन क्यों बनाया गया है, पिता इतने विलन क्यों हैं, उन पर हम इतनी चर्चा करेंगे। तो आज कुछ प्रश्नों के साथ मैं आपसे अलविदा करना चाहूँगा। प्रश्न मेरे ये हैं कि आप मुझे बताओगे कि वर्तमान समय में लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सांसद हैं, और क्या मनोनीत सांसदों को रखा गया है या नहीं रखा गया है। दूसरा प्रश्न, भारत में लोकसभा में नॉमिनेट होने वाले पहले आंग्ल भारतीय सदस्य कौन थे, अंतिम कौन थे। 2 प्रश्न। एक और प्रश्न, सबसे अधिक बार नॉमिनेट किए जाने वाले आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का नाम बताएं जो लोकसभा में अधिक बार मनोनीत रहे हैं। ठीक है, एक और आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा है, जिसका उत्तर आप लोग दे दोगे। लोकसभा में कितनी सीटों का आरक्षण है एससी के लिए और कितनी सीटों का है एसटी के लिए, और राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था है या नहीं है, ये भी आप बताओगे मुझे। ओके,
तो आज के लिए इतना रखता हूँ। कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा और मुझे आपके कमेंट्स का बिल्कुल बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अब एक प्रथा और शुरू की जाएगी, आपके कमेंट्स पर यानी कि संस्थान की ओर से रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूँ। और प्लीज़ एक और शिकायत आप सभी से है ये कि वीडियो को देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं बट सब्सक्राइब करने वाले वो लोग उतने नहीं होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल। ओके, जय हिंद साथियों।